नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं IND हिंदी टेक चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में, जिसे RBI रेगुलेट करती है। यूपीआई रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो रखा है। जब से यूपीआई लॉन्च हुआ तब से सब्जी वाले भी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के मदद से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे, चाय वाले भी, दूध वाले भी। जहां देखो यूपीआई का प्रचलन इतना तेजी से बढ़ते जा रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं जो आरबीआई की तरफ से एक अपडेट निकलकर सामने आया है इसके बारे में। आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर जारी किया है जो कि चार्जेस को लेकर जारी किया है। पेमेंट सिस्टम में जो भी चार्जेस किए जाते हैं, जैसे ही एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया, ये सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन इस वीडियो में ज़्यादातर बात करेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में, यूपीआई के बारे में। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है और आरबीआई ने यहाँ पर देख सकते हैं एक रिलीज किया है डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम, जिसमें ये लोगों के तरफ से जवाब मांगा है, अपना राय मांगा है, जो कि ईमेल के जरिए आप लोग भी 3 अक्टूबर 2022 तक जवाब दे सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ कहा गया है। वैसे मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ा है, जो कि यहाँ पर 17 अगस्त 2022 को ये जारी किया गया है पेमेंट सिस्टम और चार्जेस को लेकर। हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से एनपीसीआई काम करती है, किस प्रकार से आरबीआई काम करता है, किस प्रकार से आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी काम करता है और क्या कुछ चार्जेस वसूले जाते हैं। तो यहाँ पर आरटीजीएस के बारे में बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। आरटीजीएस की ट्रांजैक्शन 2 लाख से लेकर 5 लाख तक करते हैं तो इसके लिए 25 रुपया की चार्जेस है, और ट्रांजैक्शन 5 लाख से ऊपर करते हैं तो इसके लिए 50 रुपया की चार्जेस वसूले जाती हैं। ये काम कैसे करता है तो देखो, सबसे पहले तो कस्टमर यहाँ पर आरटीजीएस करता है, उसके बाद उनका बैंक उसमें सम्मिलित होता है, फिर ये आरबीआई से ऑपरेट करता है। ऑपरेट जो है आरबीआई करता है, और आरबीआई क्या करता है कि बेनिफिशियरी बैंक कस्टमर जो बेनिफिशियरी बैंक है उसके पास भेजता है, और फिर बेनिफिशियरी जो कस्टमर है उनको प्राप्त होता है। तो इसके लिए यहाँ पर चार्जेस निर्धारित है जो बताया गया है। उसके बाद आरटीजीएस से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बताते चलता हूँ। तो यहाँ पर अब बात आता है एनईएफटी के बारे में। तो एनईएफटी भी उसी प्रकार से काम करता है, जो कि आप सेंड करते हैं, फिर बैंक के पास रिक्वेस्ट जाता है, बैंक के पास से ये जो है ऑपरेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, और उसके बाद बेनिफिशियरी बैंक कस्टमर बैंक में, और उसके बाद कस्टमर को मिलता है। तो एनईएफटी के चार्जेस बता देते हैं, जैसे 10,000 रुपया तक 2.50 रुपीज़ यानी 2 रुपया 50 पैसे, 10,000 से ऊपर 1 लाख तक 5 रुपया, 1 लाख से लेकर 2 लाख तक 15 रुपया, और 2 लाख से ऊपर पर 25 रुपया चार्ज किए जाते हैं। इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस और फीडबैक मांगे गए हैं, तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आईएमपीएस के बारे में बात करते हैं। तो आईएमपीएस यानी कि आपको तुरंत पैसे मनी ट्रांसफ़र करने की ऑप्शन मिलते हैं। अब इसे जो है ऑपरेट करता है एनपीसीआई, ठीक है। तो हम लोग उसी प्रकार से मनी ट्रांसफ़र करते हैं आईएमपीएस के थ्रू। ये बैंक को रिक्वेस्ट जाता है, फिर ये एनपीसीआई को फॉरवर्ड करता है, फिर एनपीसीआई बेनिफिशियरी के बैंक में भेजता है, फिर बेनिफिशियरी कस्टमर को प्राप्त होते हैं। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन ये किस प्रकार से होता है वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पेचीला आपको लगता होगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन कुछ इस प्रकार से होती हैं, जिसमें यहाँ पर ऑपरेट जो करता है वो एनपीसीआई करता है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। हम लोग कोई भी एप्लीकेशन से, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, या फिर अमेजोन पे हो गया, कोई भी एप्लीकेशन से यूपीआई मनी ट्रांसफ़र करती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि फ़ोन पे में कोई ना कोई बैंक पार्टनरशिप करके रखती है, तभी तो हम लोगों को @YBL मिलता है, AXL मिलता है एक्सिस बैंक के लिए, ठीक है, ICICI बैंक, मतलब काफ़ी सारे बैंक है। तो हम लोग यहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर बैंक के पास रिक्वेस्ट जाता है, मतलब पहले तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस करता है, फिर बैंक के पास रिक्वेस्ट जाता है, और बैंक रिक्वेस्ट जाने के बाद एनपीसीआई के पास जाता है, और एनपीसीआई के पास जाने के बाद वो वहाँ पर अलाउ करता है, बेनिफिशियरी के बैंक से कांटेक्ट करता है, फिर उसके यहाँ पर जाने के बाद बेनिफिशियरी को पैसे रिसीव होता है। तो एवं प्रकार से पूरा यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं। वर्तमान में यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी चार्ज नहीं वसूले जा रहे हैं। तो यूपीआई को लेकर यहाँ पर बात किया गया है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप यूपीआई P2M ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं,
जो कि मर्चेंट को होता है ना कि क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं हम लोग, यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, तो अभी तक तो चार्ज नहीं लगता। लेकिन इसमें कौन कौन से शामिल है, जैसे पेई बैंक शामिल है, उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी बैंक शामिल है, जिसमें यूपीआई एप्लीकेशन भी आता है जो आपको पीएसपी सर्विस प्रदान करती हैं। हम लोग यूपीआई इस्तेमाल करते हैं जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, ये सभी एप्लीकेशन तो सर्विस प्रदान करते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूपीआई ऐप प्रोवाइडर होती हैं जो कि पीएसपी बैंक होती हैं। उसके बाद यहाँ पर एनपीसीआई भी, एनपीसीआई का अहम हिस्सा है क्योंकि वही तो ऑपरेट करता है। हम लोग जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं यूपीआई के थ्रू वो ऑपरेट करता है, फिर वो बेनिफिशियरी को क्रेडिट करता है, भेजता है। तो ये बॉक्स नंबर 9 में जो फिगर दिया गया है इसे आप समझिए। क्या समझे अभी तक ये समझे कि भाई ये इस प्रकार की प्रोसेस होती है और इसमें कौन कौन से इंक्लूड होता है। अब इसमें खर्च के बारे में बताया गया है कि देखो भाई, हमें पेयर बैंक को जो है कितना देना पड़ता है, तो 0.10%, जिसमें 80 पैसे के बारे में बताई गई है, उसके बाद 56 पैसे के बारे में बताई गई है, उसके बाद 48 पैसे के बारे में बताई गई है, फिर 16 पैसे जो कि एनपीसीआई को, इसके बारे में भी बताया गया है। इसमें सारे को इंक्लूड किया गया है। जो आपका बैंक है, जो बेनिफिशियरी बैंक है, जो यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन है, उसे भी इंक्लूड किया गया है, और बीच में जो यहाँ पर एनपीसीआई है उसे भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इनका कहना है कि अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग जो है एवरेज मानकर चले कि 800 रुपया के ट्रांजेक्शन पर 2 रुपया की खर्च करना पड़ता है, जो कि हम लोगों को अभी ये सर्विस बिल्कुल फ्री में मिल रहा, हम लोग कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे रहे हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जो P2M है, पेमेंट करते हैं हम लोग मर्चेंट को, तो उस पर ये बताया है कि अप्रोक्सीमेट जो है हमें 800 रुपया एवरेज लेकर चलते हैं, ट्रांजेक्शन पर 2 रुपया की खर्च लगभग करना होता है, जो कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसी चीज़ को लेकर लोगों से फीडबैक मांगा गया है और कहा गया है कि जो MDR चार्जेस है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, क्या उसे फिक्स कर दिया जाए या फिर उसे जितने भी ट्रांजैक्शन करती हैं उस अनुसार से जो परसेंटेज होती है उस अनुसार से लिया जाए। उसके बाद लोगों से यह भी कहा गया है कि अगर इसमें चार्जेस लागू किया जाता है तो क्या वो आरबीआई की तरफ से लागू किया जाए, मतलब आरबीआई कह दे कि हाँ इतना ट्रांजैक्शन पर इतना चार्जेस होना चाहिए, तो क्या वो आरबीआई की तरह से लागू होना चाहिए या फिर यहाँ पर मार्केट जो डिटरमाइंड है, मतलब मार्केट के बेस पर ही ये चार्जेस लेना चाहिए। तो वो यहाँ से लोगों के तरफ से फीडबैक क्या आता है, उसके बाद ये कहा जाएगा कि हाँ भाई आरबीआई निर्धारित कर दी है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लेना है, या फिर जो मार्केट में चल रहा है उस बेस पर चार्जेस लागू हो। तो यही लोगों से पूछा गया है। तो एमडीआर में होता क्या है कि जो यहाँ पर एमडीआर के तहत आती हैं स्वाइप मशीन वगैरह, जो कि आप स्वाइप करते हैं कार्ड को, जितने भी आती हैं उसमें इंक्लूड होती हैं, सभी कुछ ना कुछ चार्जेस लेते हैं, सभी को कुछ ना कुछ देना होता है। जैसे कार्ड होल्डर यानी कि हम हैं, तो हम 100 रुपया के ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें कार्ड इश्यूअर को भी जाएगा, जो कि जारी करता जो बैंक है उसको भी जाएगा, प्लस में कार्ड नेटवर्क को भी जाएगा। कार्ड नेटवर्क वो होता है जो वीज़ा, मास्टर और रुपए होती हैं, वो होता है कार्ड नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या है कि हम अगर 100 रुपया के ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें से कार्ड इश्यूअर जो होता है 25 पैसे रख लेते हैं, 99 रुपया 75 पैसे बचते हैं। उसमें से कार्ड नेटवर्क रखता है जो वीज़ा, मास्टर और रुपए हो गया, वो रखती हैं, उसमें से 10 पैसे वो रख लेती हैं, तो 99 रुपया 65 पैसे बचे। उसके बाद एक्वायर्ड बैंक या नन बैंक, ये क्या होता है, तो बेसिकली जो मर्चेंट होते हैं वो किसी का स्वाइप मशीन तो इस्तेमाल करते ही हैं, उसके पास भी तो बैंक होते हैं, और स्वाइप मशीन जारी करने वाले भी तो बैंक होते हैं या फिर नन बैंक भी हो सकते हैं। तो वो क्या करती है कि इसमें से 15 पैसे रख लेती हैं, तो 99 रुपया 50 पैसे जो है यहाँ पर बचती हैं और उसके बाद ये मर्चेंट को जाती हैं, समझ जाओ। तो यहाँ पर ये होता है एमडीआर, ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जहाँ पर सभी को बांट कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो बॉक्स नंबर 9 है इसमें ये बताया गया है कि देखो भाई हमें इतना खर्च करना पड़ता है वगैरह वगैरह, वही समझे। अब यहाँ पर यूपीआई के प्रचलन के बारे में बात करें तो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। मैं आपको अभी डेटा दिखा देता हूँ कि कितना तेजी से बढ़ रहा है। ये है एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर यूपीआई की शुरुआत के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2016 अप्रैल में शुरुआत किया गया था, तब जाकर 00 था। और यहाँ पर कितने बैंक में शुरू किया गया था, तो 21 बैंकों में शुरू किया गया था, ठीक है, लाइव किया गया था। अभी जो है कुल मिलाकर 338 बैंक में यूपीआई की सर्विस लाइव हो चुकी है जुलाई 2022 में, और यहाँ पर 6.28 अरब जो है ट्रांजेक्शन हुए हैं, समझ सकते हैं। अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो 10.62 लाख
करोड़ यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रखे हैं। हम बात करें कि 1 अरब ट्रांजेक्शन पुराने में कितना साल लगा, तो 2016 में शुरुआत किया गया, लेकिन इनको 3 साल का वक्त लग गया। तो अक्टूबर 2019 में यहाँ पर 1 अरब की ट्रांजेक्शन हुए हैं और उसके बाद से देख सकते हैं कि महीने दर महीने यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं ट्रांजेक्शन, और जुलाई 2022 में तो हद ही हो गया, सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो अभी तो नहीं लग रहा यूपीआई पर कोई भी चार्ज, लेकिन आने वाले दिनों में, आज लगे कल लगे, मतलब आने वाले दिनों में आपको चार्ज देना पड़ सकता है। अब लोगों का फीडबैक इस पर क्या रहता है देखना शेष है, क्या प्रतिक्रिया रहता है लोगों का। आप भी फीडबैक दे सकते हैं जो कि इनके ईमेल पर। तो इनका जो मेल आईडी है वो है dpssfeedback@rbi.org.in। इस मेल आईडी पर 3 अक्टूबर से पहले आप भी फीडबैक दे सकते हैं जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं। बाकी आप एक नजर क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से क्रेडिट कार्ड के लिए पूछा गया, डेबिट कार्ड के लिए। अगर हम एक एक करके बताने लगे तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये जो आरबीआई है या फिर जो एनपीसीआई है, मतलब ये जो यूपीआई की शुरुआत की गई थी तब तो चार्जेस की बात नहीं कही गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा मेंटेन वगैरह करना पड़ता है, इसके लेकर यहाँ पर चार्जेस लागू करने की बात कही गई है। तो क्या आपको लगता है कि लोग जिस तरह से अभी जो है यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में जब इस पर चार्ज लागू होगा उसी प्रकार से वही रफ्तार रहेगा यूपीआई का? आप लोग हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यूपीआई का तो डिमांड बढ़ चुका है, देश विदेश में भी डिमांड इसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, धीरे धीरे करके इंटरनेशनल लेवल पर यूपीआई काम कर रही है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।